Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. राहुल गांधी वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी वो भी थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मायावती भी उससे भी थोड़ा सा वो भी बनना, लेकिन अखिलेश यादव को मुझे समझ में नहीं आया वो क्या बनना चाह रहे हैं। उनसे कुछ भी पूछो तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो? मुलायम सिंह यादव से पूछ लिया कि ये सब जो भी कर रहा है ये बच्चा, आपने कभी इसको समझाया नहीं? तो वो बोले नहीं ऐसी बात है, हमें समझाओ। हमारे पूर्व बातों बी में बोए टोके करने बाद हमें करने के लिए हमने खूब बड़ा समझाया। जेनजी का मतलब होता है छोटा भाई बेटा। जो ये जेनजी है ना, यहाँ तो भाई साहब 75 साल का आदमी बेटा बना घूम रहा है। भाइयों बहनों माताओं, आपका ये बेटा राजीव निगम, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कॉमेडी लिखनी शुरू की सीधा मूवर एंड शेखर जैसे लेजेंडरी शो से, जहां सटायर सिर्फ लिखा नहीं जाता था, नापातोला मार दिया जाता था। राजीव निगम कभी अखिलेश को पकड़ते हैं, कभी मुलायम सिंह यादव को, कभी लालू को, कभी स्मृति ईरानी को, कभी नीतीश कुमार को, यहाँ तक कि उसको भी पकड़ लेते हैं जिसे छूने की किसी को हिम्मत नहीं होती। आज हमने पकड़ा है राजीव निगम को। आइए जानते हैं कि वो आम कैसे खाते हैं, वो इतनी जुर्रत कैसे कर लेते हैं, वो थकते क्यों नहीं हैं। तो आज नजरिया द विजन के इस एपिसोड में हम सिर्फ हंसेंगे नहीं, हम जानेंगे कॉमेडी लिखी कैसे जाती है, सटायर का दर्द कितना गहरा होता है और हंसी के पीछे का दिमाग कैसे काम करता है। माइक के सामने दिमाग के साथ Please welcome writer, performer, entertainer Rajiv Nigam. आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस राजीव निगम साहब, कॉमेडी आपके लिए स्किल थी या एक ज़रूरत? मतलब शुरुआत में सिर्फ कॉमेडी क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय के हिसाब से ज़रूरत बन जाती हैं। थी, स्किल बन गई ज़रूरत। तो स्किल के साथ साथ एक मज़ेदार चीज़ भी थी, एक विधा थी, क्योंकि थिएटर से जुड़ा हुआ था। तो थिएटर में भी कुछ कॉमेडी प्ले होते थे और कॉमेडी कलाकार होते थे, कॉमेडी रोल होते थे, तो अच्छा लगता था। जिसकी टाइमिंग अच्छी है या जिसको जो कॉमेडी अच्छी करते हैं जो लोग, मतलब ये उसमें थे आप। तो वो जब उनकी एंट्री होती थी उस कैरेक्टर की और जो कैरेक्टर परफॉर्म करता था तो ऑडियंस ताली बजाती थी। बाकी फिर नाटक अपने मोड में चला जाता था, लेकिन वो जब फिर आता था फिर कॉमिक ताली रिलीफ बजती मिल थी, जाता कॉमिक। था। हाँ जी। तो वो देख करके अच्छा लगता था कि यार ये जब ये कैरेक्टर आता है तब लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, फिर ये कैरेक्टर चला जाता है तो फिर नाटक अपने, तो ऐसा काम किया जाए कि थ्रू आउट ताली बजे, थ्रू आउट लोग हंसे। अच्छा, पहले तो उस वक्त तो स्टैंड अप तो होता नहीं था। हाँ। उस वक्त तो प्योर कॉमेडी तो होती नहीं थी कि सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी हो। उसके बाद से शुरू हुआ, हाँ। तो फौरन आपने अडॉप्ट भी किया उसको। किसी को देख के आप, इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको शुरू ही हम लोगों ने किया है। ये जो आज आप देख रहे हैं, आज ये काफ़ी पॉपुलर होकर के आपके सामने आया है। जी। जब मैं मुंबई आया और मुंबई में हमने काम शुरू किया तो सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडी बड़े स्केल पे टीवी पे जी। वो हम लोगों ने शुरू की, मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स। जी जी। ठीक है, तो उसमें शेखर सुमन साहब परफॉर्म करते थे, मैं लिखता था उस शो को। स्टैंड अप कॉमेडी जो करते थे वो 2-3 मिनट की शुरू में करते थे, फिर हाँ। इंटरव्यू शुरू होता था। हाँ तो वो स्टैंड अप कॉमेडी आप ही लिखते थे? हाँ, मैं लिखता था। ओके। तो वो शुरुआत ही की हम लोगों ने, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और बढ़ते बहुत सारे परफॉर्मर आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे लोग बात करने लगे हैं। पहले जो टीवी और फैमिली के हिसाब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे वो भी हट गए। अब जिसको जो बोलना है, जिसको जो कहना है, गाली भी जिसने दीजिए। जो देखा हाँ। उसने अपना ठोक डाला। अच्छा, लिखने की बात बताइए आपने, तो पहले लिखने से पहले लोगों को ऑब्जर्व किया या लोगों को ऑब्जर्व करते करते लिखना शुरू कर दिया? नहीं, ऑब्जर्व तो ऑब्वियसली किया। ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में थी पहले से,
तो जब हमने लिखना शुरू किया तो उन पुराने ऑब्जर्वेशन सब को हमने वापस- वापस कलेक्ट किया जी कि यार एक बार हमने ये देखा था, वो देखा था, फलानी चाची को देखा था, बुआ को देखा था, मास्टर साहब हमारे ऐसे थे, फिर हम एक बार ट्रेन से ऐसे आ रहे थे, फिर मैं सब्जी मंडी में जा रहा था, सब्जी लेने जा रहा था, तब ये हुआ था। तो हमने पुराने ऑब्जर्वेशन किया। को भी हाँ कलेक्ट किया और नए ऑब्जर्वेशन पे लगा रहता था। तो उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो बना, जी। उसका तो मजा शुरू है। शुरू में कुछ याद है ऐसा कि ये कैरेक्टर आपने ऑब्जर्व किया जो हूबहू आपके ज़िंदगी में कोई था? कई कैरेक्टर के। आज देखिए जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था तो कॉमेडी सर्कस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने उसमें फर्स्ट टाइम महिला का किरदार करना शुरू किया। आइला मेरे को आप करके बात कर रही है। अच्छा, वो भी आप ही ने शुरू किया? हाँ, वो मैंने शुरू किया। वाह। तो मैं लेडीज़ बनता था, है ना, कभी ये साड़ी वाली, कभी ये आवाज़ वाली, कभी वो। तो अब फिर वो हमारे कैरेक्टर बड़े पॉपुलर हो गए, बड़ा मज़ा आने लगा लोगों को। तो मुझे देख करके लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। अब तो बहुत लोग कर बहुत रहे लोग हैं। करते हैं। अभी भी मेरे कैरेक्टर को, ये कपिल के शो में जो कृष्णा है, वो मेरे कई कैरेक्टर्स अभी भी करता है वो। मसलन कौन सा? एक कोई डॉली करके हाँ, कैरेक्टर हाँ, करता है, वो मेरा कैरेक्टर है वो। अच्छा, इनिशियली आप ही ने वो इजाद हाँ, किया? वो इजाद किया था मैंने कई बार उसको परफॉर्म किया और हूबहू मेरे को कॉपी करके वो करता है। तो उसमें कंटेंट नए आ जाते हैं, डाल लेते जी। हैं। तो एक बार ऐसे किसी शो की लॉन्चिंग वगैरह थी, तो किसी पत्रकार ने पूछा भी कि ये आप लेडीज़ आप लोग क्यों बनते हो, है ना, महिला किरदार और ये वो, जी। ये तो हंसाने का सस्ता तरीका हो गया। तो हमने कहा कृष्णा भी बनते हैं, फलाने भी बनते हैं, ढिमाके भी बनते हैं, कई लोग बनते। हमने से किसी से पूछ किया हो क्यों बनते हैं, और जब कोई नहीं बता पाएगा तो मैं बताऊंगा। जी। वाकई में उन्होंने पूछा, कई लोगों से पूछा, नहीं जस्ट हम लोग कॉमेडी के लिए, जस्ट फन के लिए, मस्ती के लिए, ये वो। हमने कहा मैंने इसके लिए नहीं किया। मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने जिन बुआ जी का कैरेक्टर किया, उन बुआ जी को हमने मोहल्ले में देखा था। वो ऐसे चिल्लाती थी, ऐसे बोलती थी, ये करती थी, बच्चों को ऐसे झड़पती थी, अपने हस्बैंड के ऊपर। तो अब वो बुआ का किरदार चीज़ें हमारे जहन में था वो, और वो मैं किसी और से नहीं करा सकता हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप डायलॉग लिख सकते हैं, किसी से करा नहीं सकते वो चीज़। हैं। हाँ, तो क्योंकि वो मेरा देखा हुआ, मेरा ऑब्जर्व किया हुआ, उनकी टाइमिंग, उनकी चिल्लाहट, उनके तौर तरीके, वो सब मेरे, इसलिए मैं उनका कैरेक्टर करने के लिए फिर मैं बनता था। तो इसके बाद मुलाकात हुई वो चाची जी से और बुआ जी से आपकी? सब देखती थी। किसी सब ने वहाँ कॉपीराइट क्लेम किया आपसे? पर। तो कॉपीराइट तो आपने भी क्लेम नहीं किया कृष्णा जी से? नहीं, वो तो खैर वैसे भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आसपास के दूसरे लोग, है ना, एकदम वही बुआ के जैसे लग रहे है ना, फलानी बुआ उनकी बुआ के जैसे कर रहे थे एकदम। हाँ, हम बुआ को बोला, हमने बुआ के ना तो लोग समझ जाते थे। असल में बुआ का रोल आपने बुआ से अच्छा किया ना। बुआ ने तो नेचुरल जो किया, हाँ। आपने उसको परफॉर्म किया। हाँ। तो आपने तो जो उनके अंदर जो चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती थी वो भी निकाली आपने कई बाहर। बार बुआ बोलती भी थी, ये क्या है, अरे हमका बुआ जो हुआ सो हुआ। और टीचर का भी कोई किस्सा? हाँ, ऐसे टीचर्स थे, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज के टीचर थे, अलग अलग उनका बोलने का स्टाइल था। ऐसे बहुत सारे कुछ। एक हमारे यहाँ एक हलवाई था, उसका कैरेक्टर था, सब्जी वालों के कैरेक्टर थे। हलवाई ने फ्री दिया आपको फिर उसके बाद? नहीं, वो तो खैर उनके पास तो टीवी देखने का टाइम नहीं रहता था कभी, लेकिन बच्चे सब देखा करते थे। तो ये वहाँ पे फिर यहाँ आया, कुछ वॉचमैन के कैरेक्टर देखे, है ना, कई बार ऑटो से जाते हैं, ऑटो वाला कैसे बात कर रहा है, बोल रहा है, तो उसके कैरेक्टर ऑब्जर्व किए। तो बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए और बहुत सारे अभी भी ऑब्जर्व करते रहते हैं आगे के लिए, कि आगे जब कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा तो उसको हम ऐसे करेंगे। तो ये स्टेज पर आने से पहले राजीव निगम ये थोड़ा ज़्यादा खामोश था या ज़्यादा क्यूरियस था? खामोश तो मैं कभी नहीं रहा, मैं एक शुरू से ये रहा। कभी खामोश नहीं रहा। घर पे रहते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते थे, है ना, कुछ ना। मेरे फादर जब सुबह ऑफिस चले जाते थे तो मैं उनकी नकल करता था, तो अम्मा हमारी को, अरे तुमको जो है और कोई नहीं मिला तुमका जो है, हाँ, ये तो
जो अम्मा हमारी ये करती थी, मम्मा तुमको ये हो, तो हमको उसको ये भी अच्छा किया। लगता था, यही अच्छा लगता था। दौड़ा रही है, ये कर रही है, तो सब ऐसे ही करते घर रहे। घर के किसका आपने परफॉर्म किया स्टेज पर लोगों का? घर में जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि कुछ माता जी के मैनरिज्म आपने लिए हाँ, उसी तरह से? माता जी का कभी ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ माता जी के किस्से बहुत चीज़ें कभी कुछ बोलती थी। पिताजी के भी किस्से थे, तो वो किस्से ऐसे बातचीत करते करते ये होते थे। लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो उन किस्सों को मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, और ये होता है कि कब उसका मंच मिलेगा। जैसे कॉमेडी सर्कस एक मंच ऐसा था जहाँ पर हर बार हम नए किरदार करते थे हर एपिसोड में, तो वो मंच ऐसा था। तो जब तक वो मंच वैसा नहीं मिलता है तब तक वो किरदार फिर किरदार रहते हैं, और जब मंच मिलता है तो निकलते हैं। रिस्पांस मिलना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, वहाँ पर सामने रिस्पांस भी मिलता था और आप लोगों की उसमें जोड़ियाँ भी बननी शुरू हुई थी। हाँ, जोड़ियाँ। उसी में हाँ। आपकी किसके साथ जोड़ियाँ बनी थी? हमने कई लोगों के साथ किया, मनीष पॉल, करती है और मैं हॉट सीन ही करती हूँ। आज जो जी, सबसे जी। बिजी एंकर एंकर सबसे हैं, अच्छा जी। एंकर, मनीष पॉल के साथ हमने बहुत एपिसोड किए, बहुत शानदार हमारी जोड़ी थी उसके साथ। फिर कृष्णा के साथ, एक काम करो, इसको पीछे लिटा दो। डॉक्टर साहब ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। कृष्णा के साथ भी मेरी जोड़ी थी, उसमें भी हम लोगों ने अच्छा किया। फिर राजेश कुमार, वो भी बहुत अच्छे। यूपी में चल रहा है पावर कट। ये क्या बात हुई? उसका था कमिटमेंट, हमारे साथ था एग्रीमेंट, और ये कहाँ की है प्रोफेशनलिज्मेंट? एक्टर है, उनके साथ किया। रश्मि देसाई, हाँ, उनके साथ किया। हेमंत पांडे, कौन है बे तू? यहाँ कैसे घुसा है? कौन है तू? अबे ओ पपलू पपीते, छिली हुई उड़द की दाल, हैं? रोशनी का फुफेरा भाई, मुंह देखो। कुछ एपिसोड उनके साथ किया। सुनील ग्रोवर, पता है गुरु सब पता है मुझे, देखो। सुनील ग्रोवर हाँ, जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने किया, और उनके साथ कई एपिसोड हमारे बहुत वायरल हुए, आज भी चलते हैं, कई नए पुराने दिखाए जाते हैं। तो काफ़ी जोड़ियाँ रही उस तरीके से। तो जितने लोगों के साथ काम किया, तो सीखना सबसे ज़्यादा सीखने का मौका सबसे ज़्यादा किससे मिला, किसके साथ मिला? दरअसल मामला यहाँ उल्टा था। उल्टा ये था कि वो सब एक्टर लोग थे। पायनियर थे आप। हाँ, एक्टर लोग थे वो, तो वो थोड़ा सा घबराए रहते थे कि यार हम लोगों ने तो सीरियल किया है, करेक्टर और रोल और डायलॉग, जी। ये मंच पे लाइव, ये थोड़ा सा यार क्या बोलना, फिर पूरा रटना, रिहर्सल, टाइमिंग के साथ डिलीवर, गिव एंड टेक। Extempo। तो वो लोग ज़्यादा डरे हाँ, रहते थे। हाँ। मतलब सिखाया बहुत। हाँ, लेकिन वो अच्छे ज़्यादातर जिसके साथ किया अच्छे लोग थे, तो बैठ के गिव एंड टेक, उनको बोलता था ऐसे बोल ये कर। तो कई बार लोग, हम तो अपना काम करने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन बात में कई लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में, अपने पॉडकास्ट में मेरे बारे जिक्र में बोला किया। कि यार हमने राजीव निगम के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा। अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था, किसी ने भेजा, मनीष पॉल ने भी ये बात बोली कि नहीं यार, राजीव भाई के साथ हमने बहुत कुछ कॉमेडी चीज़ें ये सब सीखी की। तो और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हम उनसे सीखते थे। तो ये तो सीखने सिखाने हाँ, की ये तो प्रक्रिया होती है। चलती रहती तो है। आपने बताया कि आपने शुरू किया मूवर एंड अब शेखर पता से। लगा आप गोल के इंतजार में टीवी से चिपके पड़े हैं और आपकी पत्नी पूरा मैच देखाई। तो लिखते थे आप स्टेज के पीछे, तो कैसे आपको लगा कि अब हमको स्टेज के सामने आना चाहिए? नहीं, असल में क्या है, हम तो सामने आने के लिए ही आए थे, लेकिन तब सामने इतना स्कोप नहीं था। तो दिमाग में खुरापात तो थी, वो कॉमेडी, वो टाइमिंग, जी। वो ऑब्जर्वेशन, वो कैरेक्टर। अब मैंने बताया ना, मंच नहीं मिलता तो क्या करेगा, तो मैं उनको लिखता था। तो ये एक मंच था, तो उसमें एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रहता था कि हमारे दिमाग का सोचा हुआ, क्रिएट किया हुआ, चलो हमको मौका नहीं मिल रहा, हमें कोई नहीं सुनना है, कोई हमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से हमारी बात तो जा रही है। और बहुत सब मेरे ख्याल से कॉमेडी में सबसे पहला पॉपुलर शो हाँ, वही रहा है। हाँ, और सालों तक पॉपुलर था। और सालों तक पॉपुलर रहा। कंटेम्प्रेरी था, पॉलिटिकल, सैटारिकल था, हंसी मजाक भी होता था, मिमिक्री भी होती थी, कुछ गंभीर बातें भी होती थी। हाँ, सबसे अच्छी बात तो हाँ। यही थी कि वो कॉमेडी विदाउट पर्पस नहीं थी। हाँ,
वो जो सभी कॉमेडी सर्कस में विदाउट पर्पस थे, जैसे हाँ हाँ वहाँ पे सिर्फ खाली हंसाने के लिए, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी उछलो, कुछ भी हाँ हाँ कूदो, लेट जाओ, रोने लगो, चिल्लाने लगो, लोगों को मजा आ रहा है, बस उसका कोई पर्पस नहीं था। तो बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं। हाँ, तो आपको क्यों लगा कि फिर आपको नहीं कॉमेडी करनी चाहिए विद पर्पस ही करनी चाहिए, तो आपने सटायर का रास्ता अपनाया? ये बताया ना कि मेरा जब मैंने वहाँ से राइटिंग का सिलसिला शुरू हुआ मोर्शन जी। से, तो वहाँ पर तो आपने बताया कि वैसी ही कॉमेडी थी जिसमें पर्पस भी था, जी। तो कंटेम्प्रेरी थी जिसमें देश के इश्यूज थे, मुद्दे थे, तो मेरी जर्नी वो रही। तो इसके बाद मैं लाफ्टर चैलेंज में आया। और इंडियन क्रिकेटर थे जो जहां कहीं भी हैं उनके सपने में अभी भी आती है। कॉमेडी सर्कस में आया, दूसरे शोज भी किए, तो हम उस मंच की कॉमेडी के साथ साथ बीच बीच में हम वहाँ पर भी अपने हास्य और व्यंग और सटायर के हम करते थे। तड़के लगाते थे। तो उसमें हमको कई बार स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था। अर्चना जी, शेखर हाँ, जी, हाँ, 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 ये सारे लोग, देखा। नहीं राजू तुमने क्या बात कही क्या है यार, बात कही। ये तुमने ही लिखा होगा ये। तो वहाँ पर भी एप्रिसिएशन मिलता था। अच्छा, यहाँ पर आप दूसरों का लिखा हुआ ही स्क्रिप्ट नहीं, मैंने परफॉर्म कभी करते आज थे? तक दूसरों के लिखा नहीं किया, बल्कि दूसरों के लिए मैंने लिखा। अच्छा, हाँ, मैंने अपने साथ के ज़्यादातर लोगों के लिए लिखा। मैंने कपिल का जो शो, कपिल के लिए लिखा मैंने। राजीव भाई आप सब जानते हैं बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमिक भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इन्होंने राजू भाई के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मैंने और कृष्णा के लिए लिखा मैंने, और कुछ दूसरे कई बार सुदेश। राइटर तब थे नहीं वहाँ पर, हम्म। तो प्रोडक्शन वाले आते थे, अरे फलाने के पास एपिसोड नहीं है, निगम जी आप लिख दीजिए। तो पता चला कंपटीशन में कर रहा हूँ उन्हीं के साथ, उनका अच्छा, लिख रहा हूँ, उनका अपना भी लिख रहे हैं, अपना भी लिख रहे हैं। हाँ, शेखर जी के लिए लिखा, और दूसरा अर्चना पूरन सिंह के लिए मैंने कितना लिखा, उनके शो। तो काफ़ी कुछ हमारा मतलब लिखा लिखने का। हुआ। तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी दूसरी का लिखा हुआ वो अच्छा, कर परफॉर्म पाऊँ। करें हाँ, आप। तो वो ख्वाहिश है इस तरह की। हाँ, कुछ अगर अच्छी चीज़ें अच्छी आती चीज़ें हैं मिले। तो स्टेज के नीचे लिखने वाले राजीव और स्टेज पर बोलने वाले राजीव, दोनों में फ़र्क क्या महसूस करते हैं आप? कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है सिर्फ कि अगर मैं वही चीज़ें लिख के किसी और को देता हूँ तो सामने वाला आदमी अपना दिमाग लगाता है, यार ये करना चाहिए, हाँ। बोलना चाहिए, यार इस तरह ये बोलना पता नहीं चाहिए। है लोग क्या सोचेंगे, यार माहौल ऐसा है, ये वो। मैंने खुद लिखा तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है अगर मैं किसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सटायर कर रहा हूँ, ये डीएनए टेस्ट की मशीन है ये। एक और नेताजी को देखा, वो बलिया में किसी नृत्यांगना को सीपीआर दे रहे थे। मुमताज बोली, हाय अल्लाह, यहाँ पर राम जी भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा, टेम्पो और ई रिक्शा, यहां खोदो, वहां खोदो, इधर खोदो, इधर कुआं निकलेगा, इधर बावड़ी निकलेगी, इधर मंदिर निकलेगा, खोदो खोदो खोदो। अच्छा, इनके राम भी देखिए बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते हैं। लोकसभा इलेक्शन थे तो राम आएंगे, फिर हरियाणा चुनाव में राम रहीम आएंगे, फिर आशा राम आएंगे, अभी बिहार चुनाव में वहां पे 2 राम आएंगे, पलटू राम और जीतन राम। रहा हूँ, हुकूमत पे व्यंग्य कर रहा हूँ, तंज कर रहा हूँ, मैं ठोक के करता हूँ। और उसका असर होता है, उसकी टाइमिंग होती है, उसके रिएक्शंस अच्छे आते हैं। बाकी लोगों को सोचने पे कि अरे यार भाई मैं यार ये नहीं कर पाऊंगा। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि लिख तो ले रहा हूँ मैं, हाँ। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। बल्कि जब मैं लिख के दूसरों को देता था तब लगता था तब कि जरूर लगता बढ़िया था। कर पाएगा कि नहीं, सही कन्वे हो पाएगा कि नहीं। हाँ जी। हालांकि चूंकि मैं अपना लिखता हूँ और मुझे वो उसका टाइमिंग, उसका प्रेजेंटेशन, कई बार जब मैं दूसरों के लिए लिखता था तो डायरेक्शन और टीम के लोग आते थे, बोले यार स्क्रिप्ट में पंच नहीं है यार, इसमें पंच और डालो, पंच और डालो, पंच नहीं है, पंच नहीं है। तो हमने कहा पंच वाली स्क्रिप्ट हम दूसरी लिख देते, ये मैं कर लूँगा। और जब मैं उसी को करता तो आउटस्टैंडिंग, उसी को आउट क्योंकि आपको लोगों ने मालूम समझ है लिया कि क्या? पंच ही सब कुछ है। द वे यू आर डिलीवरिंग, डिलीवरिंग, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और रिएक्शन, इम्पैक्ट उसका क्या है,
वो सब कुछ अपने को जहन में रहता था। तो कई बार एक लाइन ऐसी होती थी तो सिर्फ रिएक्शन से पंच बन जाता था, हाँ बॉडी लैंग्वेज से पंच बन जाता था, कई बार एक साइलेंस से पंच बन जाता था कि आपने कुछ कहा, खाली हमने मुंह मोड़ दिया। जैसे अभी पहाड़ वाली बात बताई आपने। तो वो कब किस टाइम पे हमें क्या करना है, किधर देखना है, नजरें नीची करनी, वो टाइमिंग हो जाती है उसकी। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कॉमेडी सर्कस में, जजेस बैठे हैं, आपने कुछ परफॉर्म किया और उन्होंने बाद में समझा, एक दिन बाद, उस वक्त तो नंबर नहीं दिया उन्होंने? नहीं, हालांकि हमारे जो जजेस थे वो खुद इतने, और मैं सालों से उनके लिए काम कर रहा था। उनके आपको शेखर समझते थे शेखर अच्छे। सुमन जज थे हमारे, है ना। तो शेखर सुमन के लिए मैं उससे पहले से लिख रहा था। वो खुद इतने Sense of humor इतना जबरदस्त है उनका। उनका इतना अच्छा जी। था। प्लस मैंने उनके लिए इतना लिखा, तो मेरी लिखी हुई चीज़ को परफॉर्म करते थे, इसका मतलब समझते थे। वो था। अर्चना पूरन सिंह के लिए मैंने बहुत लिखा, जब वो ये जज वज नहीं थी, उसके पहले बहुत सारे शोज़ करती थी। तो अरे नहीं राजू तुम मेरा लिख दो, राजू राजू ही बोलती थी मुझे। तो उनके बहुत सारे शोज़ लिखे, उनके घर पे हम लोग बैठते थे घंटों लिखना करना। तो उनको टाइम बहुत जोर से, तब भी हंसती थी। अच्छा। मैं जब कुछ लिख विक करके उनकी स्क्रिप्ट लिख करके उनको नरेट करने के लिए जाता था, तो वो बड़ी जोर से हंसती थी वो। तो ये दोनों लोग बहुत ये रहे। कई बार कुछ मूविंग जजेस भी आते थे, जी। जो स्पेशल, चलो एक एपिसोड के लिए फलाने को बुला लेते, डिमाके को बुला लेते, तो कुछ बड़े स्टार्स को बुला लेते थे। उनके साथ ये समस्या ज़रूर होती थी कि वो बैठे रहते थे। वो बगल में अर्चना देखते थे, ये हंस रही। फिर वो समझते थे क्यों हंस दिया यार, हमको तो समझ में नहीं आया, है ना। कभी शेखर जी को ऐसे दिखते थे, है ना, फिर ऐसे ही ताली वाली बजा दे, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार। कुछ शातिर पंच होते तो उनको समझ में नहीं आते थे, जबकि अर्चना जी और शेखर जी बहुत हंसते थे। तो आपके हिसाब से ये राइटर और परफॉर्मर, हाँ। तो दोनों में ईगो किसके अंदर ज़्यादा होता है? राइटर के अंदर या राइटर के अंदर? राइटर के अंदर ईगो ज़्यादा होता है? हाँ। एज अ राइटर आपके अंदर ईगो हाँ। ज़्यादा था, हाँ, और परफॉर्मर जब परफॉर्मेंस बनी, परफॉर्मेंस। हम वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिके हैं, कमल पे नहीं बिके इसलिए कलम पे टिके हैं। आज यहां पर जो कुछ भी बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। में तो आप कुछ भी करा लो, परफॉर्म करना, क्योंकि परफॉर्म जब आप करते हैं, आप मंच पे होते हैं, सामने ऑडियंस होती है, आपकी पूरी इमेज दांव पे लगी रहती है, तो वहाँ पे ईगो नहीं चलता है, एक दबाव रहता है। हाँ। तो आपको, लेकिन राइटिंग में एक ईगो रहता है, आई थिंक। वो ईगो क्या रहता है कि हम जिसको नरेट कर रहे हैं, कुछ चैनल के लोग हैं, कुछ फला, तो हमारा आईक्यू तुमसे मैच नहीं कर रहा है। तुम ये बोलते हो ये लाइन काट दो, ये पंच काट दो, क्यों काट दे यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए काट दे हम। तो वो अंदर से ईगो आ जाता था, नहीं यार नहीं काटेंगे ये लाइन। तो मुझे ये रहता कि तुमको समझ में नहीं आया। कई बार वो लाइन बहुत ज़्यादा क्रैक करती थी, फूटती थी। अच्छा कल तो आप बोल रहे थे ये लाइन काट दो। ये तो इतने भाव से, इतनी टाइमिंग से, इतने थॉट से मैं लिखता था। अगर ये 4 लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है। तो अब उसको ईगो कह लो या मेहनत कह लो, हाँ, या ये रहता था कि रे हमने जिस भाव के साथ, इनको नहीं समझ में आ रहा तो यार, तो वो भिड़ना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। तो आज का जो कॉमेडी है बड़ा लाउड है, आपका एकदम बिल्कुल काम है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी कॉमेडी में काम है। जी। अच्छा। हिंदी वाला काम है। हिंदी वाला काम है, इसलिए मैं काम रहता हूँ जी। और जहाँ पे काम नहीं होता है इसलिए लोग चीखते चिल्लाते हैं। अच्छा, जब नहीं हो पा रहा है तो चीख के कर रहे हैं, लेट ये के कर क्या रहे हैं, दे दौड़ के तुम्हारा कर ऐसा है, हम ऐसा तो रहे हैं। जी। किसी का कैरेक्टर हो सकता है, लाउड हो सकता है, किसी की परफॉर्मेंस लाउड हो सकती है, लेकिन एक लाउड कैरेक्टर सी, कि कैरेक्टर को अगर यहाँ करेंगे तो शायद ज़्यादा हंसी आएगी, लेकिन उसको 2 नोट 4 नोट ऊपर उठा हाँ, करके, हाँ, हाँ। है ना, Timing। तो वो एनर्जी शायद कहीं ना कहीं मैच कर जाती सामने ऑडियंस से, ये कि तो झोंके में लोग हंस दे, तो उसको बना लिया उन लोगों ने।
जबकि अलग अलग करेक्टर, सिचुएशन, टॉपिक के हिसाब से अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। कहीं अमोल पालेकर साहब थे, है क्या ना? बात। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप हैं कि मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो भी, और लोग उसमें हंसते थे। सिचुएशन होती थी। और Situation। बहुत संजीव कुमार साहब, कितनी फिल्मों में देखो, वो एकदम आराम से डिलीवर करते थे। धर्म जी, बहुत, ये कॉमेडी की बात। अब असरानी जी थे, वो लाउड कैरेक्टर ही थे। हाँ हाँ हाँ, है ना? कॉमेडियन नहीं थे वो। वो कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। कॉमेडियन ही थे। जी। तो कॉमेडी भी, हालांकि महमूद साहब की हाँ, कॉमेडी। महमूद साहब की बहुत सेटल कॉमेडी थी। हाँ। जहां मछलियां घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। बहुत सेटल कॉमेडी। जॉनी लीवर साहब है, वो भी लाउड है, लाउड ही। लाउड है, लेकिन वो कैरेक्टर के हिसाब से लाउड रहते हैं। जी जी। कई कैरेक्टर उन्होंने ऐसे किए कि खाली उन्होंने रिएक्शन से ही हंसा दिया, ये कर दिया। तो उतना लाउड होने की एक कौन सी हंगामा फिल्म थी जिसमें वो ये बेरा है, वो गूंगा है, मैं अंधा हूँ, मुझे भूतनी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करे पप्पी भाई? मैं भूतनी को समझाता हूँ, मेरे पे छोड़ दो। आप पे फोड़ दूं? बांध के रखो इस बहरे को। और क्या नाम उसका, छोटा हाथ, छतरी, तो वो उस तरीके, तो वो टाइमिंग का खेल था। तो कॉमेडी में भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं। जब आप सेटल तरीके से, आपका पंच अच्छा है, आपकी बात अच्छी है, आपका थॉट अच्छा है, तो आप ऐसे बात करते करते हंसा सकते हो, उसके लिए लाउड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको लगता है कि कॉमेडी में तहजीब के साथ कॉमेडी हो सकती है, तमीज़ के साथ कॉमेडी हो सकती है। हाँ, होती है, बहुत सारे लोगों जबकि ने आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हम्म, वो बदतमीज़ी वाली है। हाँ, वही कॉमेडी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो आते हैं उसमें गाली भी होती है, हाँ, उसमें मतलब अजीब अजीब बातें होती हैं, बहुत सारी है जी बात। और उसको लोग कह रहे हैं कि ये आज की कॉमेडी है। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए क्या है, वो आज की कॉमेडी क्या है, वो आज हो रही इसलिए आज की है, वो कल की तो नहीं हो सकती है। कल तो होती है, कल तो तमीज़ कल से तो लोग दूसरे रहते तरीके से थे। होती हाँ। थी। तो ये क्या है कि जो यूथ है, ये कॉलेज से निकले हुए लोग हैं, ये हॉस्टल में रहने वाले लोग, ये इंजीनियरिंग करके, ये MBA करके, एक दो जगह कहीं काम वाम किया, कुछ सक्सेस हुआ नहीं हुआ, या ग्रुप में गैदरिंग में बात करने वाले, जो हॉस्टल और कैंटीन में अमूमन हम लोग भी हमारे ज़माने में भी कैंटीन वेंटीन में 4 दोस्त मिलकर कुछ भी बात करते थे, लेकिन वो कैंटीन में करते थे। जैसे सामने से कोई प्रोफेसर आ रहा है, सर आ रहा है, टीचर, तो लोग तुरंत ही हो जाते थे। अब ये कैंटीन वाली जो बातें थी, हॉस्टल के रूम वाली जो बातें थी, ये बातें ये लोग मंच पे ले आए। सामने हो गई, बस। तो ठीक लगता है ये आपको? नहीं, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं, अब क्या है कि सबकी ऑडियंस अलग अलग है। हमारे ठीक लगने या ना लगने से क्या होता है, तो ऑडियंस हमें बन तो नहीं बहुत रही कुछ ठीक नहीं लगता है, हमें तो बहुत कुछ ठीक नहीं लगता है जो देश में हो रहा है ना। उसके लिए कर भी लेकिन रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों को ठीक लग रहा है। बहुत सारे लोग तरह तरह के नारे लगाते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पे जुलूस, ये वो धार्मिक नारे लगाए जा रहे जी। हैं। मैं एक धार्मिक इंसान होने के नाते मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को पसंद है। नहीं, तो ये ऑडियंस बनाई नहीं जा रही इस तरह की, मतलब पसंद है, आप कह रहे हैं कि वो पहले से थे ऑडियंस। मुझे ये नहीं लगता आपको कि ये बनाई जा रही है ऑडियंस इस तरह की? दोनों ही नहीं, पर्सपेक्टिव बनाई से, नहीं जा रही, हर चीज़ की ऑडियंस होती भी है। मतलब उनको पहले चाहिए माल था, नहीं था। अभी तक भूखे थे वो। हाँ, पहले माल नहीं था, अब वो माल आया है तो उनको वो ऑडियंस भी मिल गई, है ना। हर चीज़ की सप्लाई है,
रिक्वायरमेंट है और सप्लाई है, तो उसी हिसाब से सबका चल रहा है। तो मतलब आपको कोई उससे खास एतराज़ नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। तो स्टेज या राइटिंग डेस्क क्या बोथ। चाहिए आपको? दोनों चाहिए? हाँ, और मंच इसलिए चाहिए क्योंकि मंच से हम अपनी लिखी हुई बात को सीधे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो साइलेंस या लाउड लाफ्टर? अब ये बात के ऊपर डिपेंड करता है, हमने कितनी कैसे कई कोई बात इतनी महीन होती है ना, तो उसमें बहुत लाफ्टर नहीं आएगा, लेकिन लोग जो उसको फील करके रिएक्ट करते हैं, कई हम ऐसे जोक्स भी करते हैं जहाँ पे हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन लोग जो समझ जाते हैं, हाँ, तो नाम समझ के जो हंसते हैं ना, हो सकता है 10 लोग बैठे हैं, उसमें से 2 लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 4 लोग नहीं समझ, लेकिन जिन 4 लोगों ने समझा, वो बहुत मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे मैं मजा। कभी मंचों पे बोलता हूँ मैं कि वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेता है, इसमें तो 10 में से 9 लोग पहचान लेंगे। है ना, वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेता है और उसे कोई ना पहचान ले, इसलिए दिन में 4 बार कपड़े बदल देता है। तो ऑब्जर्वेशन या इमेजिनेशन? मोर ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ तो हाँ, मोर ऑब्जर्वेशन। फिक्शन तो है। हाँ, बट चूंकि क्रिएटिव काम है तो सम टाइम इमेजिनेशन भी होते हैं, दोनों चाहिए। कुछ दोनों चाहिए होती है। सेल्फ सेंसर या नो फिल्टर? नहीं, सेंसर तो हम लोग अपने आप में, चूंकि इतना काम का एक्सपीरियंस रहा है, और सेंसरशिप एक होनी चाहिए कि हम शुरुआती दिनों में हम कुछ भी बोल दें, कोई बात नहीं थी, लेकिन एक समय के बाद आपको देश सुनता है, आपके देश रिस्पेक्ट करता है, आपको फॉलो करता है, आपका जिक्र होता है, आपके बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़ी जगह आपके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, कि नहीं, क्या और किस भाषा में, किस लहजे में चीज़ को जाना चाहिए। तो ये सेल्फ सेंसर हम लोग खुद ही करते हैं अपनी चीज़ों को। मूवर एंड शेखर्स में स्ट्रगल या स्ट्रेंथ? मतलब आपका स्ट्रगल था या आपकी स्ट्रेंथ है वो? हाँ, दौर तो Start हमारा था। स्ट्रगल का था, हाँ, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ की वजह से हम सरवाइव कर पाए। बहुत अच्छा। तो फ्लॉप जोक्स जो हैं, फ्लॉप जो क्रैक नहीं किए, तो वो रीराइट होने चाहिए, रिटायर कर देने चाहिए? नहीं, देखो, बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जो फ्लॉप, एक जगह कोई फ्लॉप हो सकता है, जैसे हमने बताया कोई चीज़ मैंने, ऑडियंस। हाँ, ऑडियंस, लेकिन वो दूसरी जगह, हम दूसरे मंच पे जाके, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड रिएक्शन आ जाता है। लेकिन रिटायर कर देने का मतलब, रिटायर तो हम वैसे भी हिट जोक्स को भी रिटायर कर देते हैं, कुछ समय करते ओल्ड हैं। जोक इज बैड Old, जोक कहा हाँ, जाता है। बैड जोक नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हमारे पास नया कंटेंट आ जाता है तो फिर पुराने को रिटायर ही करना पड़ता है। जी, वो नई तो- भर्ती आ गई तो फिर क्या करो। तो ये कॉमेडी का फ्यूचर स्मार्टर या नॉइजर? स्मार्टर। स्मार्टर, हाँ। गुड। तो रिस्पेक्ट या अप्लॉज क्या ज़्यादा पसंद है आपको? मैं तो रेस्पेक्ट विद एप्लॉज। अच्छा, दोनों चाहिए। अच्छा, मूवर शेखर्स के बाद लोग बदले या लोगों की एक्सपेक्टेशन बदली? लोग बदल गए, लोग बदल गए। उस दौर तक, मोहर्स एंड शेखर्स तक, पूरी दुनिया एंजॉय करती थी उन चीज़ों को। शेखर सुमन जी रातों रात बहुत बड़े स्टार बन गए उस शो से। जी। पहले भी थे, बहुत सारी फिल्में की थी, शोज किए थे, नाम था उनका, नहीं, लेकिन यहाँ इससे तो बड़े स्टार बन बहुत गए। बड़े स्टार बन गए। हम लोग बाहर जाते थे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भ्रमण किया शेखर जी के साथ, टीम, और कई शोज थे। तो जब हम बाहर जाते थे तो मैं देखता था उनके प्रति लोगों की दीवानगी, जी। सिर्फ उसी शो की वजह से। इवन 25 साल हो गया उस शो को बंद हुए, आज भी शेखर जी कहीं जाते हैं तो बताते रहते हैं, और यार लोग बोलते हैं, अरे सर शुरू आप अपना कीजिए। शो वापस क्यों नहीं ला रहे हैं, ये वो आपका मोर्स एंड शेखर्स। मतलब सोचो, 25 साल हो गया बंद हुए, आज भी उसकी। तो वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि लोग बदल गए हैं। लोग ये मैंने तो देखा है, बहुत सारी फॉरेन टीवी में इसी फॉर्मेट में भी चल रहा है। अभी चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, लोग बदल गए,
वही चैनल जो कल तक शो करता था इस तरीके से, वो चैनल डरा हुआ है। वही लोग जो कल इस तरीके के शो को एंजॉय करते थे, उनकी मानसिकता बदल गई। वही लोग जो इस तरीके के शो बनाते थे, इस टीम में शामिल थे, वही लोग दूसरी तरफ निकल गए। तो लोग बदल गए। कारण साफ है, मौसम में धुंध है, प्रदूषण है तो है ना। जी। एक खौफ का AQI हाई लेवल पे है, तो ऐसे में सांस लेना तो मुश्किल होगा ही। आप कैसे सांस ले रहे हैं? हम अपना फिल्टर खुद लेके चलते हैं। एयर फिल्टर, एयर प्यूरीफायर लेके चल रहे रखना हैं? पड़ता है। हाँ, क्योंकि आप तो हाँ। काफी सांस ले रहे हैं। लोग सांस लेने लायक बने रहें, इसलिए भी जरूरी होता है। कई बार आपके क्या होता साथ है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारी बातें सुनता है, समझता है और रिलेट भी करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो कम से कम उनके लिए तो उनकी आवाज़ बन जाए। ब्रीदिंग एक स्पेस तो उनको मिलता है ना, कि कोई तो है जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जो उस मुद्दे को उठा रहा है। तो साथ की जितने आपके कंटेम्प्रेरी लोग थे, वे साथ में आना चाहते हैं आपके? ज़्यादातर सब डरपोक लोग हैं। डरपोक मतलब करेज नहीं होता इतना। नहीं, बात करेज की और डरपोक की बात यह है कि कंफर्ट जोन है उनका, वो उससे बाहर पैसे नहीं की कमाई निकलना है। चाहते हैं। हाँ, वो उनको ही होता है कि यार हमारा ये शो कैंसिल हो छूट जाएगा, जाएगा। इतने पैसे, ये पैसों का नुकसान। मैडम, हमने जितने पैसे कमाए उससे ज्यादा पैसे मैंने गवाए। कोई दर्द नहीं है, जो कुछ मिला यहीं से मिला, जो कुछ गया यहीं सब गया। और जो मिलना होता है, मैं तो एक छोटे से शहर से, छोटे से परिवार से आया था, जहाँ मुंबई में बैग रखने की जगह नहीं थी, झोला रखने की जगह नहीं थी, किराए पे रहने की ही बात बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पर ईश्वर ने हमारे सब घर, मकान, दुकान सब यहाँ पे इतनी बना दी, तो उन्होंने बना दी। तो अब मैं किस चीज़ के लिए कि इतना और आ जाए, ये ना बोलूँ तो ये नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो रहा है मेरा, बहुत सारे मेरे शोज़ कैंसिल होते हैं। बहुत सारे लोग जो उस तरीके की मानसिकता के हमारे दोस्त रहे, लेकिन वो मेरे साथ खड़े होने से डरते हैं, अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है यार, मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। तो देना, करना, कोई मकाम, कोई नाम, कोई शोहरत, कोई भी चीज़, एक एक रत्ती चीज़ उसकी दी हुई है। उनका वो अभी भी जिस दिन चाहेंगे छप्पर फाड़ के दे देंगे, इससे पहले दिए ही है। या कुछ हमारी 19-20 होगी, उनकी जैसी मर्जी होगी कि भाई तुम ऐसे ही रहो, तो ऐसे रहेंगे, क्या दिक्कत। तो आप कानपुर से हैं जी। तो आपकी शोज़ में कभी कानपुर का नाम नहीं आता। इलाहाबाद वाले लोग तो बड़ा इलाहाबाद का नाम लेते हैं। मेरा शुरू से, मैंने बताया ना कि मैं इशू बेस्ड करता रहा, तो कुछ लोग एक सेल्फ प्रमोशन के लिए भी ऐसा करते हैं। सेल्फ प्रमोशन के लिए कि वो कानपुर से आया तो हमारा कानपुर, तो अब उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो वहीं रहते हैं, तो वो चूँकि कानपुर बोल के, तो वहाँ के लोग उनको उतना जान गए हैं, तो वो उसमें खुश है। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, जिन्होंने मुझे टीवी में देखा है, जो मुझे पसंद करते हैं, वो सब आजकल कोई चीज़ छिपी थोड़ी रहती है कि कौन कहाँ से है। और मैं जिस शहर का हूँ उसको सजदा करता हूँ, प्यार करता हूँ, और शहर का जब जरूरत पड़ती है नाम लेता हूँ। लगाव तो होता ही है। हाँ, भाई लगाव अपने होता है। शहर का। तो क्या कैमरा आपको ज़्यादा कंट्रोल करता है या स्टेज? कंट्रोल या कहिए, या आप कहिए कि मतलब आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, अच्छा, या है मैं दोनों जगह मतलब कंफर्टेबल है। हाँ, क्योंकि स्टेज का शुरू से रहा हूँ, मैक्सिमम स्टेज करता हूँ, और कैमरे पे भी बहुत सारा काम किया है, तो दोनों विधाएं अच्छी है। चैलेंजिंग ज़्यादा स्टेज है, क्योंकि सामने ऑडियंस है, उसी वक्त ऑडियंस है, क्रैक होना है। परफेक्शन चाहिए, मूड चाहिए, मिजाज चाहिए, ऑडियंस कैसी है, एडिटिंग नहीं कंटेंट होती। कैसा होना चाहिए। वहाँ कोई एडिट और कुछ भी नहीं है।
तो मेन स्ट्रीम में आने के बाद कॉमेडी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जानी चाहिए या हो जाती है? ये किरदारों पे, कलाकारों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है। बहुत सारे लोग इसको जिम्मेदारी से भी निभाते हैं कि भाई पैसा वैसा तो ठीक है, लेकिन अपना काम यार परफेक्ट तरीके से करो, एक जिम्मेदारी से, कुछ अच्छे पंचे से, कुछ ये मेहनत करते हैं, काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10, 20, 25 चुटकुले इधर उधर से व्हाट्सअप से रटे हुए हैं, टीवी पे 1-2 बार आ गए, उनका नाम हो गया, उसी में ज़िंदगी चल रही है। आज इधर से चले गए, इसको भैया दद्दू करके वहाँ से 2 शो मिल गया, इधर मिल गया, इधर मिल गया, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे जॉनी लीवर साहब हैं, आज इज़ अबाउट 70, आज भी वो मेहनत करते हैं, आज भी सिखाते हैं कि हर दिन कुछ कंटेंट बनाओ, लिखो, बेहतर करो, और खुद भी करते हैं वो। हाँ, एक्टिव तो हैं वो। तो कलाकार को काम तो करना पड़ेगा। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होना ज़रूरी है एक कॉमेडियन को, आपके हिसाब किसी से? को भी, नॉट ओनली कॉमेडियन। अगर मैं कॉमेडियन हूँ, ये एक डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये कैमरामैन है ना, दूसरे लोग दूसरी, कोई जी। ऑटो चला रहा है ना, कोई और परचून की दुकान चला रहा है, कोई बड़ा एक्टर है, कोई राइटर है तो सब सिटीजन ही ना। रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन तो ही होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बनती है। तो आपको लगता है कि सटायर से कुछ बदलने वाला है? बात बदलने की नहीं होती है, लेकिन ये रहता है कि हवाओं में, बयारों में वो बात पहुंचती तो है, अवेयर होते हैं लोग पहुंचती तो है बात। इस और शायद इससे कुछ बदलाव भी होता है, तभी कुछ लोग इस तरीके के सटायर और व्यंग और कॉमेडी से डरते भी हैं, और जब डरते हैं तो डराने के काम करते हैं। तो उनके इस तरीके के खौफ, डर, रिएक्शंस से मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं तो फर्क कामयाबी पड़ता है। हाँ, तो लेट नाइट राइटिंग या अर्ली थॉट्स? लेट नाइट। लेट नाइट राइटिंग हाँ, ये शुरू से आदत रही है मेरी। आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। हाँ, तो सोशल मीडिया ब्लेसिंग है या डिस्ट्रैक्शन? दोनों चीज़ें हैं। डिस्ट्रैक्शन अभी लगने लगा कि ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले जब हम कॉमेडी सर्कस, फलाना डिब्बा के शो करते थे, मोर्स एंड सेकर्स लिखते थे, तब कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कि हम वो टाइम पे ज़्यादा काम कर लेते थे, एक दिन में हम 2 स्क्रिप्ट लिख लेते थे। अब कई बार ना चाहते हुए भी कि नहीं हमको सोशल मीडिया नहीं जाना है, लेकिन व्हाट्सअप आ गया, किसी का फ़ोन, एक मैसेज मैसेज आ आ गया, गया, डॉक्यूमेंट, है ना, हाँ, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट इधर आ गया। फिर कभी कोई थॉट काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या करो, तो ऐसे ही अपने हाथ चला जाता है, इधर उधर कुछ देखने लगे। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो अच्छा, वन वर्ड फॉर बैड कॉमेडी? बैड कॉमेडी कुछ मानते हैं कि नहीं आप? कुछ है? बैड कॉमेडी नहीं होती है, बैड कॉमेडियन हो सकता है। बैड कॉमेडी जैसा कुछ नहीं। बैड कॉमेडियन होगा जिसको पता नहीं होगा, जो सोचता है अरे कुछ भी बोल दो, अरे कुछ कह दो, अरे लोगों ने हंस लिया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जो इस तरीके के एटीट्यूड जो होता है, हंसाने के लिए कुछ भी बोल देगा, अरे हो गया, तो इट मीन्स वो कॉमेडियन बैड है। हाँ हाँ, हाँ, कॉमेडी कभी बैड नहीं हो सकती। करेक्ट। तो आपके करियर का सबसे डिफिकल्ट फेस, जब हंसी लिखना भी मुश्किल हो गया हो, ऐसा कुछ? आपको लिखना तो हंसी है, मतलब हाँ कॉमेडी है, हाँ, तो किसी फेस में मुश्किल हुआ है कि कॉमेडी नहीं लिखने का मन कर रहा है यार अब? अभी दौर चल रहा है वो, अभी दौर चल रहा है। तो पहले, लेकिन आप लिख तो बड़ा अच्छा रहे हैं अभी भी। मैं वही कह रहा हूँ, 2 चीज़ें हैं। पहले मैं कॉमेडी करता था, व्यंग का 10%, 90% कॉमेडी। जी। ठीक है, हंसो पहले, बीच में कोई अच्छी बात निकल गई हो, फिर थोड़ा थोड़ा 20%, 30% व्यंग आने लगा, फिर भी कॉमेडी 70% रहती थी। लेकिन जैसे हालात, जैसा समय, जैसा मिजाज होता गया, कॉमेडी कम होती गई और व्यंग हमारे बढ़े हैं। उसके पीछे ये भी है कि कॉमेडी को रिसीव करने वाले लोग, मतलब
अजीब से सेंसिटिव नहीं कहेंगे, पागल कहेंगे उनको। सेंसिटिव अलग होता है, पता नहीं किस चीज पे रिएक्शन, अरे यार तुमने ऐसा कैसे कह दिया, ये कैसे बोल दिया, ये तो लगता है छोड़ो यार, हम अपनी बात को इस तरीके से घुमा के ऐसे रखेंगे, जाहिलो तुमको समझ में नहीं आएगा, जिनको समझना है वहां तक है। तो इसलिए कॉमेडी करना थोड़ा सा मुश्किल है और बहुत सारे लोगों को मुश्किल है। आपके जैसे और भी लोग? हाँ, नहीं, सिर्फ जेनरिक कॉमेडी करना मुश्किल है। मैं अभी 2 साल पहले एक शो मैं कर रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी का लास्ट शो वही था, उसमें भी शेखर सुमन अर्चना जज थे, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन करके था। तो मैं उसका क्रिएटिव सुपरविजन कर रहा था शो का। क्रिएटिव सुपरविजन? हाँ, पूरा शो मैं देखता था, मतलब तरीके से डायरेक्ट ही कर रहा पूरा था, डिजाइन करना आप ही का हाँ, काम था जी। और एक आर्टिस्ट को कंटेंट फिल्टर करना, कंटेंट बनाना, कंटेंट ग्रूम करना, कंटेंट एडिट करना, तो सब पूरा तो चैनल के साथ होता था, क्या शूट होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने देखा कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, मतलब इस तरीके के हालात है। एक बंदा आया, कानपुर से आया था परफॉर्म करना, मुझे बोला शेखर जी सॉरी मैं लेट हो गया। बोले क्यों लेट हो गए? वो सर मैं कानपुर से आया हूँ इसके लिए लेट हो गया। बोले यार कानपुर से आया इसके लिए तो लोगों ने ऐसे ही हंसे जैसे आपने रिएक्शन दिया है ना। फिर और बातें उसने की, बोले वो क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कानपुर से आया तो लेट क्यों हो गया। मैं कानपुर घर से निकला, घर में घुसा तो पहले ये गड्ढे में गया, तो यहाँ से स्कूटर निकाला, 2 आदमी आए, फिर वहाँ से गया, फिर इधर गड्ढे में गया, फिर यहाँ से 3 आदमी आए, फिर निकाला, फिर स्कूटर कंधे में उठाया क्योंकि आगे तो गड्ढे गड्ढे तो फिर ऐसे करके फिर वहाँ से फिर वो गड्ढे ये करके तब फिर मैं स्टेशन तक पहुँचा। फिर वहाँ से ट्रेन, तो बड़ा अच्छा इस टाइप का कुछ जोक्स था उसका, खूब हंसे लोग। बाद में चैनल वालों ने काट दिया। अच्छा, तो अब फिर लेंथ का भी इशू होता था ना कि एक एपिसोड लेंथ, हमने कहा अभी यहाँ पे कौन सा कोई दूसरा सड़ा हुआ जोक डालना पड़ेगा, इतना अच्छा क्यों काटा चैनल और भिड़ा में। तो फाइनली जो मालूम हुआ मुझे, वो सोच के लगा कि नहीं कॉमेडी नहीं करनी चाहिए। आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे लोगों के दिमाग में वाहियातपना, दहशत या जो भी। तो हमने कहा क्यों काटा, इस जोक में क्या प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम है? किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए कुछ कहा गया है, कोई रिलीजियस मैटर है, किसी को मजाक बनाया गया है, किसी हैंडीकैप्ड या जो भी नॉर्म्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, कहाँ से आप इसको। तो उन्होंने बोला कि ये यूपी को बैड टेस्ट में शो कर रहा है। समझ रहे हैं? और उसको यूपी वापस जाना है, उसको जाना है नहीं जाना है उससे मतलब नहीं, ये डरे हुए हैं। किसी को हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं कि इसमें कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम है। उन्होंने अलर्ट, वो माइक्रोस्कोप इतना अलर्ट क्या, डरे हुए हैं, डरपोक है, और उस डर का कोई कारण भी होगा उनके पास। हाँ होगा डेफिनेटली। तो ऐसे तो आदमी कोई जोक नहीं कर सकता है। फिर तो कल को हम कुंभ मेले के ऊपर, पहले लाफ्टर चैलेंज में मैंने कुंभ मेले के ऊपर पूरा एक 10 मिनट का एक्ट किया था। मैं कुंभ में गया, वहां पे ये मिले, ये हुआ, अभी आपको एक जोक सुनाया भी था हमने। तो अब आप कुंभ नहीं कुंभ में मत करो, वो धार्मिक रिलीजियस हो जाएगा, वो मतलब जो चीज़ नहीं भी होगी वो भी दिमाग में पाल लिया है। अब ऐसे उसमें कॉमेडी करना, अच्छी कॉमेडी करना कैसे होगा? कितने कंटेंट तो निकाल दिए गए। हाँ सब ने, कितने क्या, सभी निकाल दिए गए, अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा। मिमिक्री कर लो, हाँ इधर से है ना, कसम पर ये कर लो। राजेश खन्ना आ गए, अजय देवगन आ गए, है ना, फिर उन्होंने ये बोल दिया, फिर ये कर लो आप। हाँ, जिसकी किसी ने अभी तक मिमिक्री नहीं की उसी कर लो। हाँ बस। और यार ये नई आवाज निकालता है यार, हाँ पंकज त्रिपाठी की निकालता है, हाँ। ये बड़ी बात है यार। वही तो जो लिखते हैं पर बोल नहीं पाते, उनके लिए आपका पैगाम क्या है? लिखते हैं अच्छी बात, लिख लेते हैं, हाँ, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, हाँ, स्टेज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप तो दोनों काम कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो
ये तो खैर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बोलने के लिए वही बताया कि शुरुआत में मैंने भी तो लिखा ही ना मुअज्जम शेखर। लेकिन आप तो एक्टर ही थे। मैं वही कह रहा हूँ, बट मैंने भी जब एक्टर थे, इसके बावजूद मेरे पास मंच नहीं था, फिर मुझे लिखना पड़ा। शेखर जी के लिए लिखता था, अर्चना जी के लिए लिखता था, और वो टाइम के जितने भी तमाम लोग थे सबके लिए लिखता था मैं। कॉमेडी मेरे तो पास पहले मंच भी नहीं था। पहले भी लिखना जानते रहे होंगे आप। हाँ, वो धीमे धीमे सीखा, अपने लिए लिखते थे, अपनी चीजें उठा उठा करके हम अच्छा, दूसरों को दे देते थे। भाई जब यूज नहीं हो रही, पुरानी हो जाएगी, यहीं दे दो, यहाँ दे दो, वहां दे दो। तो मंच पाना, मंच करना, मंच तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो ज़माना बदल गया है, मोबाइल का टाइम आ गया है, ये है आपके पास है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके डालो आप, अच्छी बात है। तो कई बार बात परफॉर्मेंस छोड़िए, कंटेंट से निकल जाती है बात। तो जो लोग लिखना जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो अगर बोलेंगे भी तो भी बात उनकी पहुंचेगी, दूर तक जाएगी, क्योंकि अपने दिल से बात होगी वो। जी। और इसका उल्टा जो बोलना जानते हैं, हाँ, लिखने से भागते हैं, हाँ, उनके लिए भी कुछ वो ये लोग ज़्यादा बेहतर हैं, जो लिखना जानते हैं, भले बोल ना पाते हो, लेकिन जो बोलना जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, कुछ ही बोलेंगे। वो लोग थोड़े डाइसी वो ज़्यादा गरीब हुए इस मामले में। हाँ, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते तो किसी का भी वो उठा के बोल देंगे, किसी के भी छाप देंगे, और चूंकि वो बोलना जानते हैं तो माल किसी और का है, तो पब्लिक को लगता है अरे यार ये इतनी अच्छी बात बोल रहा है, तो उसी का मान लेते हैं। आपने किसी और के माल को कभी अपना बोला नहीं? मुझे जरूरत है कि मैं अपने ही माल यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत सारे तो शोज थे जिसमें मतलब उनका डिज़ाइन पहले से तय था। हाँ। उनके पास राइटर भी रहे होंगे, कंटेंट्स भी रहे होंगे, उसमें भी आपने खुद ही लिखा? हाँ, जितने भी माने तो राइटर थे ही नहीं, अभी भी राइटर नहीं है। अभी तो बताते हैं कि बहुत सारे राइटर्स होते वही हैं। मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे वो राइटिंग ही, कोई शो जैसे कपिल शर्मा का शो चल गया जी, है ना, शो चल गया, फॉर्मेट चल गया। हाँ, फॉर्मेट चल गया। बाकी राइटिंग आप बता दीजिए, कोई 2 लाइनें, कोई 2 जोक याद हो, 10 राइटर मिल करके 10 लोग बात कर रहे हैं, ओ यार तू यार ये बोल दे रहा, किसी लाइन का दूसरी लाइन से कोई लेने देना नहीं है। तो उसमें पंच क्या एडिटिंग है? सब पंचेस जो हैं वो हाँ, एडिटिंग है। 10 लोग मिलकर के एक लाइन किसी ने बोली, 2 लाइन उसने बोली, एक उसने, 4-10 लाइनें इकट्ठा करके वो बना दिया। फिर जो परफॉर्मर है, परफॉर्मर भी उसमें अपना कुछ ऐड ऑन कर लेता है, फिर उसमें कुछ एडिट हो जाती है, कुछ ऐड हो जाती, तो ये 10-12 लोगों को जोड़ तोड़ करके, ईट रोड़ा करके ये बनाना, ये कोई राइटिंग थोड़ी है। कपिल शो में तो आप भी गए हैं? हाँ, मैंने लिखा है, जब कपिल का शो शुरू हुआ था तो मैंने लिखना शुरू किया, 12-15 एपिसोड तक मैंने लिखा है उसका। तब शुरुआत में मैं रेगुलर परफॉर्म भी करता था, बाद में सब इतनी सारी भीड़ भाड़, छीछा लेदर, ये वो सब देख करके मैं निकल आया। लेकिन चल तो अभी भी रहा है वो शो। चल रहा है, ठीक है, कोई चीज़ है चल जाती है, शो चल रहा है। हाँ, शो चल रहा है। हाँ, वो शो चल रहा वो है, फॉर्मेट चल रहा है एक तरह से। फॉर्मेट चल रहा है। कपिल शर्मा मेरे ख्याल से आधे 1 मिनट भी स्टैंड अप नहीं करते उसमें। कुछ नहीं करते हैं। कपिल परफॉर्मर अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कपिल का सबसे ख़राब दौर एज ए परफॉर्मर यही पिछले 10 साल, जब से कपिल शर्मा शो आया है। जो सबसे गोल्डन टाइम इनका रहा है, वो सबसे ख़राब टाइम, सबसे ख़राब क्रिएटिव मद्देनजर। मतलब कपिल के पास परफॉर्म करने का कुछ है ही नहीं। कॉमेडी सर्कस इससे पहले आता था। हाँ। कॉमेडी सर्कस में कपिल ने जो परफॉर्म किया है, ट्राई कर रहे हो, लेते तो कभी हो नहीं। बहुत ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त। तब तो साथ में मैं तो कॉम्पिटिटर होता था, मेरी एक टीम होती थी। कॉमेडी सर्कस में कपिल ने जो किया है वो खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। जो किया है कॉमेडी सर्कस तक उसने किया है, उसके बाद से तो उसके नाम का शो चल गया। कपिल ने तो कुछ किया ही नहीं। क्या करता है कपिल? कुछ नहीं करता है। हाँ, अब कुछ भी नहीं रहा। हाँ, कुछ भी नहीं करता है, और इतने साल से चल रहा है। तो वो होस्ट हो गया है, वो परफॉर्मर, वो कॉमेडियन। जैसे पॉल साहब होस्ट हो गए हैं बहुत अच्छे। हाँ, तो पॉल साहब होस्ट थे ही, वो होस्ट ही थे। होस्ट है, आर्टिस्ट है, एंकर है, तो वो वही करते। तो बीच में उसने कॉमेडी भी कर लिया, अभी भी मंच पे थोड़ा उछल कूद कॉमेडी वॉमेडी करता है,
छेड़छाड़ मस्ती चीज़ें, तो वो उस तरीके का है। तो वो नेचुरल है उनका। हाँ। तो आज आपके लिए सक्सेस का मतलब फेम, इम्पैक्ट या इनर सुकून क्या है? इनर सुकून ज़्यादा है। सक्सेस का मतलब सक्सेस में बहुत सारी चीज़ें आती है ना, लेकिन अंततः आपको चाहिए क्या? सुकून क्यों है? सुकून इसी सक्सेस की वजह से Success। सुकून है कि हम जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से आगे बढ़े, 4 लोग मिले, 10 लोग मिले, इज्जत हुई, मान सम्मान हुआ, 10 लोग मुझे फ़ोटो खिंचाते हैं, कोई प्यार से, कोई जी सर, कोई भैया, कोई दद्दू ऐसे बोलते हैं। एयरपोर्ट पे जाता हूँ, है ना, तो पहचानते तो हैं। लोग पहचानते हैं। पता चला कई बार वो फ्रिस्किंग करने वाला ऐसे करते करते, अरे सर आप अरे नहीं, वो खुश तो इतने लोग खुश होते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, अरे सर आप जो काम कर रहे हैं, तो वो सुकून ज़्यादा है। पैसे पहले मैं बहुत कमाता था, पहले की जी। तुलना में पैसे हमारे बहुत कम हो गए, लेकिन सुकून बढ़ गया है मेरा। इन तारीफें अब सबसे ज़्यादा आप ही की होती होंगी, हाँ, तो क्योंकि वो हाँ, आप वजह है तारीफ होने की ना। वो लोग तारीफ करेंगे तो वजह बताएंगे, ये हाँ, क्या वजह काम कर वजह रहे हैं बताते आप। हैं। हाँ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पहचानना, जी। अरे सर हम आपका शो देखते हैं, हमको पहचान गए, क्या आप वही हो ना, अरे सर हाँ। आपके बहुत बड़े फैन हैं। कोई पब्लिक का आदमी किसी भी आर्टिस्ट को मिलेगा, किसी भी आर्टिस्ट को, हाँ सर हम एक फोटो हो जाए, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, किसी को, तू कहाँ से फैन हो गया, इसने इनका कौन सा देखा है तुमने, कौन सी चीज़ अच्छी लगी थी इनकी बताओ। नहीं सर इनका फैन हूँ मैं। फैन ऐसे ही हो जाते, फोटो खिंचाने के लिए फैन हो गए, जानता भी नहीं इन्होंने क्या किया है, पहचानता है। तो पहचानना अलग है, जी जी, यहाँ पर रीज़न लेकिन है। किसी को जानना कि यार ये इतना डेप्थ वाला। आज जैसे अक्षय खन्ना की जो फिल्म आई है धुरंधर, हाँ हाँ तो अक्षय खन्ना के काम से उसकी तारीफ हो रही है। जी। अक्षय खन्ना को तो 25-30 साल अरे से एक 40 साल डांस से ये लोग वाला जानते हो हैं। गया है, जरा वो सा मतलब वो वायरल हो गया फिर बिल्कुल। वो अब आप म्यूजिक सोचो वो वो इतना अच्छा जो उन्होंने कैरेक्टर किया, तो काम से जो पहचान हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें सुकून, इनर सुकून मिलता है उसमें। कोई नहीं पूछ रहा कि अक्षय खन्ना को इस पिक्चर में कितने पैसे मिले। अक्षय खन्ना इतने दिनों से कहाँ थे, अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ कैसी है, आपको पता है अक्षय खन्ना के बच्चे क्या करते हैं? नहीं पता है, शादी नहीं हुई उसकी। आपको पता ही नहीं है उसकी। अब जो याद आ गया, एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि वो सलमान खान की शादी जब होगी तभी मैं करूंगा शादी। हाँ। फिर किसी ने पूछा, कहा अरे वो तो मैंने बोल दिया था, ये थोड़ी है कि मैं किसी की शादी में एक उनके पिता मुझे थे ज़्यादा विनोद खन्ना साहब, जी उनके 3 पुत्र थे, ये अक्षय खन्ना, राहुल खन्ना और एक और है। हाँ तो एक पिता के 3 पुत्र थे और इन तीनों पुत्रों ने मिलकर के एक बेटा पैदा नहीं किया। अरे तीनों की शादी नहीं हुई। तीनों ऐसे ही सिंगल। तो कहने का मतलब ये है कि लोग अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं, उसके काम की तारीफ कर रहे हैं, और बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आज मालूम भी हो गया उनके बारे में काफ़ी लोगों को। तो इसलिए काम से जो पहचान मिलती है, जो प्यार मिलता है, जो सुकून मिलता है, तो असली पूंजी वही है। तो अपनी सोसाइटी को अगर हमें एक मुस्कुराहट के साथ समझना है तो आप क्या कहेंगे? तरह तरह के लोगों से बनी है, और ये तरह तरह के लोग पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन दिखते नहीं थे कि हम तरह तरह के हैं। दिखते सब क्या साथ में, बात है, वाह। अंदर से चाहे जैसे हों। वाह वाह वाह। सोसाइटी में, समाज में मिलते थे, अरे शर्मा जी, अरे कैसे हैं आप, अरे वाह, आपको देखते हैं दिल खुश हो जाता है, भाभी जी कैसी हैं, हैं बच्चे अच्छे सब ठीक, अरे शर्मा जी हमारा तो आपके साथ में जो है आपको देखता हूँ, बस शर्मा जी, और शर्मा जी उधर गए, एक नंबर का हल्का चोर कहीं का, ये होता था। अगर कुछ अच्छे बुरे लोग भी जी होते जी थे, जी। सामने से सारे लोग ये थे। अब सामने से बुरे लोग हो गए सोसाइटी में, सोसाइटी को बांट दिया गया है, कुछ हिस्सों में बढ़ गई है। आप कितनी भी अच्छी बात कहो, उन्हें पसंद नहीं है ना, तो आपको देशद्रोही, गद्दार, फलाना ढिमाका, आपको कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। बात कितनी भी अच्छी हो, उनको पसंद नहीं है ना, बस उनके मन की बात करो।
आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, आप पहले कभी नहीं होता था। यहाँ पर हर धर्म, हर मजहब, साउथ के, कभी नॉर्थ नहीं होता के, बंगाल के, पंजाब के, सारे जी, लोग साथ में मिल के रहना, और सबके यहाँ गणपति, और कोई भी आज भी जरा सी कोई शूटिंग होती है, पूजा होती है, तो सबसे पहले गणपति की और नारियल फोड़ते हैं। वहाँ पे कोई धर्म वरम नहीं चलता है। सेट पे हम जितने भी Tradition है कलाकार जो- रहते हैं तमाम शुरू से देख रहे हैं, ये मुस्लिम हैं, ये फलाने हैं, डिमा के हैं। पता चला कि जो स्पॉट बॉय वगैरह होते हैं वही नारियल लेकर के आता है, फोड़ता है ये वो। उसके बाद सारे कलाकार हैं, ये आसिफ हैं, ये सलमान हैं, ये फलाने हैं, डिमा के, हर पिक्चर में है ना, ये फलाने सिद्दीकी साहब हैं, ये पीयूष मिश्रा हैं, ये है, ये फलाने यादव हैं, ये अरियप्पा है, ये सारे लोग खड़े होकर के सब गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा की, और शूटिंग शुरू होती थी। सब गणपति बप्पा की जय बोलते हैं। ये इंडस्ट्री हमारी। तो अब आप बता रहे हैं यहाँ पर भी ये हो गया है। रमज़ान के महीने में शूटिंग होती थी, हमने बहुत सारी शूटिंग्स की। तो शाम को जो नाश्ते वास्ते का ब्रेक होता था, तो इतनी बड़ी यूनिट, लाइट मैन है, कैमरा मैन है, मेकअप वाले हैं, फलाने हैं, दिमाग हैं, आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है। तो उसमें से बहुत सारे लोग मुस्लिम भी होते थे जो काम करने आते थे, रोजे से होते थे। तो शाम को रोज़ा अफ्तारी की उनकी अलग से व्यवस्था अच्छा। होती थी हर सेट पे। और रोज़े के टाइम पे उस समय उनका ब्रेक कर दिया जाता था कि भाई तुम लोग अपना रोज़ा कर लो। और रोज़ा तोड़े फिर अपने काम पे लग जाते थे। वो अपने घर से कुछ ला रहे हैं, ये अपने घर से कुछ ला रहे हैं। ये अरे यार परेश रावल क्या कलाकार है यार, ये अनुपम खेर यार, इन लोग क्या परफॉर्म किया है। ये आज आप देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लोग गालियां देते हैं, और बहुत अच्छे कलाकार, जी जी। लेकिन वो विचारधारा से, चीज़ों से इतने कट्टर या गंदी विचारधारा के लोग हो गए हैं कि पहले इधर तो विचारधारा- किरदार बहुत अच्छे किए हैं, बहुत हम्म। अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन यहाँ जाके सरेंडर और मतलब इस लेवल का, तो सोसाइटी बढ़ गई। प्रोड्यूसर्स अच्छी फिल्में बनाते थे, एंटरटेनमेंट, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है इसलिए लेते थे। एक प्रोड्यूसर, अब एजेंडा उनके फिल्म साथ होने मैंने एक लगी। फिल्म की थी, तो वो प्रोड्यूसर है लखनऊ के कहीं, तो हमको एक दिन एयरपोर्ट पे मिल गए, अरे राजू भाई नई फिल्म बना रहा हूँ अभी। नहीं मैं वेरी गुड। उनके साथ एक फिल्म में काम किया था मैंने कई साल पहले। इस फिल्म में एक बहुत खास बात है, तो हमने कहा यार चलो अच्छी बात। हमने खास बात की, बोले पूरी यूनिट में एक भी मुस्लिम नहीं रखा मैंने, एक भी। प्रोड्यूसर आके प्राउडली बता रहा है मुझे। ये हाल हो गया है फिल्म इंडस्ट्री का, जबकि इसकी तो मिसाल दी जाती थी हमेशा। सोचिए आप, ये बातें जैसे अब हमारे एक्सपीरियंस की मैंने ये बात बोल दी, बहुत लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, होते हैं और हैं, कोई बात नहीं करता है। वो प्रोड्यूसर मतलब यार ऐसा कैसे कह सकते हो यार तुम। तो आप क्या जाके ड्रेस मैन चेक करोगे? जो ड्रेस मैन है, जो पीछे कपड़ा सिलता है, दर्जी है, आप ये कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है? डिजाइनर कर लिया, डिजाइनर के पास कौन कौन है बताइए आप। वर्कर? ये वर्कर है, काम है, चीजें सब दिमाग में उसके खुड़पे भर गया। भले वो कितना कर पाएगा नहीं करेगा, जी, उससे जी। क्या लेना देना, लेकिन वो आ करके लेकिन एक प्रोपेगेंडा वाली तो हो फिल्में बना गई। रहे हैं। जी। तरह तरह की फिल्में बन रही हैं। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती थी, एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम बहुत सारी बातें भी कह देते थे, मैसेजेस भी देते। पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, कुछ हुकूमत के खिलाफ भी बनी है, बहुत बनती कुछ थी हुकूमत के सपोर्ट में भी बनी है, ऐसा नहीं है बनी, लेकिन वो नेकेड आइज से नहीं दिखेगा आपको, अंडर करंट होगा। नफरत वाली तो नहीं बनती थी कम से कम। अब आपके नहीं हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हो तो सच्चाई तो बहुत कुछ होती है। सच्चाई तो आप किसी का आप हनीमून दिखा दो कि भाई हनीमून पे फलाना सच्चाई गया और ये है, ये आप कैमरा लगा दो बेडरूम में, ये सच्चाई है भाई, हनीमून तो ऐसे ही होता है, हमने तो ऐसे दिखाया। कितना दिखाना है, क्या दिखाना है, ये फाइल वो फाइल फलाना। सरकारी दफ्तरों में फाइल बनती थी, आजकल बॉलीवुड में फाइल बनने लगी। स्क्रिप्टें पहले मुंबई में लिखी जाती थी, आजकल दिल्ली में लिखी जा रही है। तो ये फर्क आ गया है। तो ये बढ़ेगा कि कुछ ठीक होगा? ठीक होना चाहिए, हमारी ऐसी कामना है, पूरे देश की ऐसी कामना है, ठीक होना चाहिए।
कब ठीक होगा, कैसे होगा, कितना ठीक होगा, ये तो वक्त बताएगा। हाँ, मतलब फ़िल्में ऐसी होनी चाहिए, मान लीजिए कुछ हैं समाज में खराबियाँ, तो वो ठीक हो, ये नहीं कि उसको और बढ़ावा मिले। नहीं कि आप बुराई, आप किसी का घाव दिखा करके क्या करना चाहते हो? ये देखो इसको इतना घाव है अरे यार उसका सलूशन अगर कोई चीज़ हो सकती है, या उस घाव को कवर करके आप दूसरे तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से आप घाव दिखा, अगर आपको दिखाना भी है। वही मैंने बोला कि पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती थी जो सोशल इश्यूज पे बेस्ड होती थी, उसमें कहीं ट्रू सब्जेक्ट पे भी बनती थी, लेकिन उनका इफ़ेक्ट देखना चाहिए, क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसका अब सोसाइटी नहीं में। दी थी, इफेक्ट देख के ही बना रहे हैं। इफ़ेक्ट इसका करने के लिए इफेक्ट बना क्या रहे हैं। पड़ेगा हमको, हाँ। किस तरीके से ये पब्लिक के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, मोटिवेट ये वो। और फिल्मों का कोई तो मतलब होना चाहिए यार। अभी एक फिल्म हमारे कुछ जानने वाले ही थे, उन्होंने एक फिल्म बना दी, वो अजय जी। अजय योगी जी के ऊपर। योगी जी फिल्म के कैरेक्टर है, योगी जी की फिल्म की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। योगी जी ने क्या किया है, क्यों उनके ऊपर फिल्म बनाना? उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर फिल्म बनाओ। कोई एंटरटेनमेंट है, कोई सच्चाई है, कोई हकीकत क्या था उस फिल्म में? योगी जी ने खुद नहीं देखी उस फिल्म को, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसे ऐसे बना करके और यहाँ से हमको सब्सिडी मिल जाएगी, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, ये लोग चूंकि इनके ऊपर बना रहे तो ये फिल्म को प्रमोट करेंगे, ऐसा ये वैसा, ये चल जाएगी, माहौल बन जाएगा, और कुछ ऐसा कुछ सोच करके बनाया होगा। तो अगर पीएम मोदी आपको बुलाएं और कहें कुछ काम करने के लिए, ये लिखो स्क्रिप्ट, तो उनसे कहेंगे आप बम्बई आओ, ये काम बम्बई वाला है, दिल्ली बुला करके थोड़ी होगा। और बहुत काम तारीफें करने करते लायक हैं होगा, काम करने लायक होगा तो किया भी जाएगा। हमारा कोई उनसे बैर भाव थोड़ी किसी से। और काम करने लायक नहीं होगा तो उनको बताऊंगा भी कि भाई ये काम करने लायक नहीं है, इससे समाज पे इस तरीके का असर पड़ेगा। वो सुनने लायक भी होने चाहिए कि उस बात को सुने। लेकिन जिस तरीके से एक इतिहास रहा है, जितना ऑब्जर्व किया गया है, कि शायद वो सुनने लायक नहीं होंगे कि अगर कोई क्रिटिसिज्म या ऐसा कुछ किया गया। पूरी दुनिया में ऐसी हो रहा है, ट्रम्प भी नहीं सुन रहे हैं अपने ये क्रिटिसिज्म। सब एक बताया ना कि जैसे एक नई खेप आई है ना, जेंजी वाली, जी। है ना, तो ये बुढ़ऊ लोग, जेंजियों का, बुढ़ऊओं का जेंजी है। आप देश में, मैंने यही बोला कि जो है पूरी दुनिया में इस वक्त जेंजी की बात चल रही है, लेकिन राज तो बुढ़ऊ ही कर रहा है। 80 साल का ट्रम्प, हाँ 79 का पुतिन, 78 का नेतन्याहू, जी 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 78 का जिनपिंग, है ना, हम और हमारे यहाँ तो 75 होता ही वाला है। तो मजा मार ही रहा है। हाँ है ना, तो सोचो यहाँ पे नए लड़के, ये वो फ्यूचर कैरियर चीजें, मजे बुढ़ऊ लोग मार रहे हैं सब। जेंजी का मतलब होता है छोटा भाई, बेटा। जो ये जेंजी है ना, यहाँ तो भाई साहब 75 साल का आदमी बेटा बना घूम रहा है। भाइयों बहनों माताओं, आपका ये बेटा 60 जो वालों मर्जी को- हो रही वो कर रहा है। सब देखो, सबके सब नेतन्याहू जो मर्जी वो कर रहा है, जी, किसका जी, नहीं जी, सुनना जी। है, बम डालो है, गोली डालो है, उड़ा है, चल रहा है। ट्रम्प जी, है, जी, उसका ये बंद कर दे, वीजा पे है, टैरिफ लगा दे, कर दे, भग प्रेसिडेंट भग। जिनपिंग वो जानते हो, उसका कोई, पुतिन का देखो मान ही नहीं रहा, बगल में पड़ोसी उसको भिला पड़ा है 5 साल से, तोड़ फोड़ तहस नहीं। ये जो बुड्ढों की जमात आई है, ये राक्षसों की जमात है। ये राक्षस क्या करते थे, कहीं पर हवन हो रहा है, कोई साधु सन्यासी हैं, उनके हवन को डिस्टर्ब करना, उनको मार देना, इनको करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, सोसाइटी को मार देना, और लोगों के दुख सुख मुसीबत इन पे एंजॉय करना। ये वो है इजराइल वाला, एंजॉय तो कर रहा है, कितने छोटे छोटे बच्चे महिलाएं मारी, वो एंजॉय कर रहा है। ट्रम्प को देखो, एंजॉय कर रहा है, इसको वीडियो भेज दो, जो उसको लगा दो, तकलीफ में डाल दो, इसका पता तकलीफ देना है ना, तकलीफ दे के एंजॉय कर रहा है। पुतिन को देखो, वहीं से गोली बम बारूद, और खुद अपने बताते हैं कि कई क्लोन तैयार कर रखे हैं डर की वजह से, कि असली पुतिन कौन सा पता ही नहीं। यहाँ असली वाला आया था कि नहीं? हाँ? क्या पता,
क्या लग रहा है आपको? क्या पता कोई जूनियर आर्टिस्ट ही भेज दिया हो। लेकिन परफॉर्मेंस तो सही थी उसकी। हाँ, वो परफेक्ट कलाकार है ना। हाँ, अच्छा यहाँ हो सकता है, हमको लग रहा है नकली वाला ही भेजा होगा, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ वाला पहचान भी नहीं पाएगा। नहीं तो वो सामने दो बैठी थी, वो ऐसे ऐसे ये कर रहे उनके हाँ उनके सामने, हाँ तो और असली वाला होता हिम्मत भी नहीं पड़ती। हाँ, तो देखिए एक पॉइंट तो हैं? आपने पकड़ लिया, हाँ है ना। एक ये मैडम जी, एक ये मैडम जी, हाँ और दोनों उसके सामने। हाँ भी बताइए, और वो बेचारा ऐसा डर समय हाँ, पुतिन हाँ। ऐसे बैठा हुआ, तो ये दोनों टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे बैठे हुए। तो आप प्रेसिडेंट भी तो ये आपको लोग बताइए, थी, हमको लग रहा है आप सही कह रहे हो, है ना। प्रेसिडेंट तो ये लोग थी। हाँ, असली वाला यूक्रेन में कहीं बम गिरा रहा है। बम गिरा रहा होगा, ये बोले तुम जाओ इधर घूम के आओ। ये तो बढ़िया है, एक आदमी 5-5 जगह भेज दीजिए, हाँ अलग अलग टाइम में भेजना पड़ेगा मगर। हाँ, चलिए सर कुछ जाते जाते कुछ आप बताइए कि कब आपने ये काम जब शुरू किया कि आपने खुद से कंटेंट बना के जो आपने अपना लॉन्च किया और सटायर किया और रिस्पांस मिला, किस पे मिला और क्या लगा फिर? हम छोटी छोटी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्श बातें भी नहीं होती हैं, जी ऑब्जर्वेशन की ही बातें होती हैं। हम डे टू डे की बात करते हैं, उसमें कुछ जैसे आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, हाँ सब कुछ होता है, मिक्स होता है। अब इमेजिनेशन में जैसे मैंने अभी कुछ चीज़ सोची कि हमको पिछले दिनों गांधी जी मिल गए। अब ये इमेजिनेशन है, गांधी जी कहाँ से मिल गए? हमको मिल जाते हैं, हम कलाकार हैं, हमको नहीं मिल नहीं, जाते वैसे हैं। AI से मिल भी जाते हैं आप, हाँ आपके नहीं बगल में नहीं, खड़े हुए AI हैं। AI से तो हमको वैसे मिल जाते हैं, हम किसी हाँ। से भी मिल लेते हैं। हमको पिछले दिनों गांधी जी मिल गए, बड़े टेंशन में थे, बड़े परेशान थे, हलकान थे। हमने गांधी जी से पूछा, मैं गांधी जी इतना परेशान, हलकान, टेंशन में क्यों है, और ये आपका चश्मा कहाँ गया? बोले बेटा बस इन लोगों ने परेशान कर रखा है, हम तो इतना मुश्किल में डाल रखा है। हमने किन लोगों ने? बोले बेटा बस अब नाम ना लो। हाँ जान तो गए हो है ना। चश्मा कहाँ गया? बोले बस वो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे चश्मा ले गए मेरा, वो मेरे को साफ नहीं दिख रहा है बेटा, मेरा चश्मा वापस दिला दो, भारत साफ हो गया हो तो। हमने कहा चश्मा वापस ले लोगे तो भी कुछ साफ नहीं दिखेगा। आप ही नहीं बोला था कि स्वच्छ एक तरफ है और भारत एक तरफ है? हाँ नहीं नहीं, वो संपत सरल जी ने बोला था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा, बाकी की टेंशन क्या है? बोले चश्मा देखो वो लोग ले गए, एक लाठी थी, और कुछ हाफ पैंट वाले आए थे, वो लाठी लेके चले गए, है ना। और एक हमारा वो मनरेगा हमारे नाम से चल रहा था, तो हमारा नाम भी लेके चले गए। हमने कहा ठीक है, टेंशन नहीं लेना बेटा, टेंशन की बात नहीं है, ये चला गया वो चला गया, अब ले दे करके बेटा एक लंगोटी बची है, उसका टेंशन लगा रहता है। हमने कहा उसका टेंशन मत लो। बोले नहीं बेटा, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते। अभी बिहार में देखो, वहाँ के CM ने एक बच्ची का नकाब खींच लिया, लंगोटी क्या है, डर लगा रहता है बेटा, है ना। तो बस इस पे हाथ न डाले, इज्जत बची रहे। निकल को पुतिन आएगा माथा टेकने, तो कितनी शर्मिंदगी मुझे महसूस होगी। डर लगा रहता है बेटा। याद होगा कि एक बार नहीं, साउथ अफ्रीका में हमको ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया गया था। बस उस टाइप की फीलिंग आजकल आ रही है अपने देश में। हाँ। तो बेटा मुझे ये जो N नाम के लोग हैं, इनसे बड़ा डर लगा रहता है। बोले ये N नाम के जो लोग हैं, कौन? बेटा जान तो गई हो। नहीं, हमने कहा आप अपने मुंह से बताइए। बेटा N मतलब बस नाथू राम टाइप के लोग। अब बाकी जो तुम समझ रहे हो वो भी यहाँ तो गांधी जी तक तो डरे। तो देश में कुछ जी ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। जी, गांधी जी, राम जी, 3 लोग पॉपुलर, गांधी जी, राम जी और नहीं दो और हैं जी। हाँ? 2 और जी हैं। नहीं 3 ही हैं, गांधी जी, राम जी और पार्ले जी। 2 और नहीं 2 नहीं है आपके हिसाब से। पार्ले जी 2 वो पार्ले जी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पार्ले जी की भी वैल्यू 5 रुपए की है
वो उससे भी बहुत पीछे है। अच्छा, रीजनल पाल रहे हैं वो। तो है ऐसी कुछ कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं कि, और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। ये एक विधा है, एक बिल्कुल। सामाजिक राजनीतिक टीका टिप्पणी की, जिसमें कई राजनीतिक किरदार भी होते हैं, मौजूदा हालात भी होते हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर हास्य व्यंग्य है और सदियों से होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं ये करने नई दिया चीज़ जा है। रहा है, नहीं कर रहे, ये नई चीज़ है, ये नई चीज़ है। बाकी कुछ नहीं। हम लोगों ने अटल जी के सामने परफॉर्म किया, उनके नाम जो शेखर सुमन साहब तो अटल जी का कितना लालू करते जी थे। के जी। उनके ऊपर पूरा उनके करके, सामने- सोनिया जी के ऊपर, सोनिया जी मैं ये ठहना चाहती हूँ, कितना मजाक उड़ाते थे यार। आज आप कर सकते हो? लालू जी का कहेगा यार बड़े, पता नहीं क्या क्या जोक क्या बनाते क्या थे करते थे। लोग enjoy। आज आप टीवी पे तो छोड़ो, ऐसे ही इधर उधर कहीं शोज उस पे जाते हैं ना, मेरा तो जाने दो, बाकी आर्टिस्ट को किसी को भी जो मिमिक्री करता है कुछ नहीं कर उसको, सुनो भाई पॉलिटिकल कुछ नहीं करना भाई, पॉलिटिकल कुछ नहीं, पॉलिटिकल कुछ मतलब उनका कहने का मतलब वही है कि वो उन कंटेंट ही खत्म कर दिया, कंटेंट मतलब ही ना। खत्म कर दिया। जबकि पॉलिटिकल कंटेंट में सब कुछ आता है। जरूरी अरे थोड़ी जिस- कि हम सत्ता या इन्हीं के ऊपर। हाँ, अभी हमने हाँ। राहुल गांधी के ऊपर एक जोक किया, बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो जोक मिलना तो चाहिए। अपोजिशन 10-11 साल से एकदम निचले स्तर पे चला गया, गायब हो गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस पर कितने जोक बनाओगे? जब वो सत्ता में थे हमने बहुत जोक बनाए, जब सत्ता में नहीं थे उसके बाद भी जोक बनाए। अब तो जो है उसी के ऊपर बनेगा ना। फिर भी कभी कदार कोई एक आधे जोक हाथ में लग जाते हैं। जैसे राहुल गांधी का एक मैंने किया, हमने कहा राहुल गांधी गुड लुकिंग, चार्मिंग, अच्छी पर्सनालिटी यार, टी शर्ट पहनते यार, तो ठंड कम लगती है। है ना, ये लगते हैं। हमने कहा उनको किसी मल्लिका के साथ वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन हालात देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। तो एक जोक है, इसमें थोड़ी कोई हमने उनकी इमेज फलाना, लेकिन छोटी छोटी चीजों में जोक निकलते हैं, बस और अगर लिमिट कर दिया जाए तो फिर बड़ी फिर दिक्कत नहीं होती है। निकलेंगे। ये नहीं बोल सकते, दिमाग में आइडिया तो आते हैं। अब सोचिए कि एक बड़ी अच्छी बात कही गई है थॉट के ऊपर, ख्यालात के ऊपर। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, थॉट ही तो मेन चीज होता है कि मत कैद करो ख्यालों के इन परिंदों को, तोड़ देगा या कि फिर पिंजरा लिए ही उड़ जाएगा। तोड़ देगा या पिंजरा लिए ही उड़ जाएगा। ये है। आप तो पिंजरा लेके ही उड़ रहे हैं। तो हम पिंजरा लेके भी उड़ जाते हैं, तोड़ भी देते हैं। यही है। तो थॉट्स आते हैं जैसे, हाँ कई बार हमारे पास भी बहुत वेट थॉट आते हैं। पहले के ज़माने में तो हम वो भी कर देते थे, लेकिन आज हम अपने आप को सेंसर भी करते हैं, ये भी करते हैं चीज़ें कि मतलब भर की बात चीज़ें। हाँ, कन्वे हो जा रही है और ज़्यादा वेट होने की क्या ज़रूरत है। हाँ, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और बड़े अच्छे इंसान निकले आप कॉमेडी के अंदर से। बड़ी मुश्किल से ऐसे मिलते हैं, बड़ा धोया पोछा तो देखा अंदर से आप बड़े अच्छे निकले, ऊपर से ऐसा लगती है। ये शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, आपकी नज़रों का, कि आपने हाथ इस तरीके ढूंढ से निकाला। जाना, समझा, परखा, और आपने इतनी खूबसूरती से मेरी तारीफ में चंद लफ्ज़ कहे, तो आपका भी शुक्रिया है। नहीं, और कह सकते हैं सर, चंद के अलावा। और भी बस मैं यही चाहता और- हूँ कि आप अपनी लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए, जितनी समाज की कुरीतियाँ चीज़ें, जितना आप बोल सकते हैं, वही कोशिश जितना है। आप बंदिशों के अंदर रह करके, या जितना जो आपको जितना जी। अलाउ करता है, एटलीस्ट बोलना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम सब देश के नागरिक हैं, देश हमारा है, समाज हमारा है, आप हमारे हैं, पड़ोसी हमारा है, सुख दुख ये बच्चा हमारा है, कोई परेशान है, कोई चीज़, तो हम बेहतर करें। बिल्कुल। हम बेहतर करेंगे जितना सबके साथ जुड़ के रहेंगे, है ना। रामायण में भी एक बड़ी अच्छी सी चौपाई कही गई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति मतलब सब सुख शांति, जी, अच्छा जी। प्यार भाईचारा है, तो सब अच्छा है, देश का अच्छा है, भला अच्छा है। और जहाँ कुमत है, तू ऐसा है, तू ऐसा है ये वो पता चले तो क्या होगा? हर तरफ खराब होगा, वही होगा। वही हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए। आपने इलाहाबाद अपने बुलाते हैं कार्यक्रम में आपको। बुलाया। बिल्कुल आते हैं, इलाहाबाद आकर जी। के परफॉर्म करते हैं। चलिए सर, थैंक यू।
थैंक फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।